हेलो दोस्तों, फाइंड बाय डी के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए जोरदार दिमागी पहेली कौन अच्छा कौन बुरा लेके आए हैं। इस पहेली में भी आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका आंसर आपको देना होगा। चलिए पहेली स्टार्ट करते हैं। एक कार जंगल के रास्ते तेज स्पीड में शहर की तरफ जा रही थी। तभी कुछ दूर जाकर वो कार अचानक से बीच सड़क पर जाकर रुक गई। कार रुकने के बाद उसमें से एक लड़की और उसका बच्चा बाहर आ गया। वो दोनों खड़े होकर कुछ सोच ही रहे थे कि तभी उसके हस्बैंड रमन का फोन आया। अंजलि, तुम कहाँ तक पहुंची? तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं आई? कोई तुम्हारा पीछा तो नहीं कर रहा? तुम इस समय कहाँ हो? अंजलि बोली, रमन, मैं अभी शहर नहीं पहुंची। जंगल में मेरी कार अचानक रुक गई है। रोहन को भी रात में डर लग रहा है। समझ नहीं आ रहा अब मैं क्या करूं। अब रमन बोला, अंजलि, मेरी बात मानो और घर आ जाओ और मंत्री जी की फाइल उन्हें वापस कर दो। हम लोग नॉर्मल फैमिली के लोग हैं, हमें इन मामलों में नहीं पड़ना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि फाइल की वजह से तुम दोनों को कोई परेशानी हो। अंजलि बोली, नहीं रमन, उस मंत्री की काली करतूत इस फाइल के अंदर बंद है और आज शनिवार सैटरडे की रात है, इसलिए न्यायालय हाईकोर्ट अब सोमवार को खुलेगा। इसलिए मुझे कुछ भी करके ये फाइल उस मंत्री से बचाकर सोमवार को न्यायालय में पेश करनी होगी, तभी उस मंत्री को सजा मिलेगी और उसके घोटालों की सच्चाई सारी दुनिया के सामने आएगी। जब तक मैं इस फाइल को लेके शहर जाके अपने मम्मी पापा के यहाँ छुप जाऊंगी। और तुम भी उस मंत्री की नौकरी छोड़ दो। वो बहुत घोटाले वाला मंत्री है। उसने अपने पद का गलत उपयोग किया है। कहीं वो तुम्हें भी किसी जुर्म में न फंसा दे। अब मुझे गाड़ी चलाने दो और अपना ख्याल रखना। अब इधर अंजलि का पति रमन घर में कुछ सोच रहा था कि तभी मंत्री बालकनी से आकर बोला, रमन, तुम्हारी वाइफ अंजलि तो बहुत चालाक है। मुझे डर लग रहा है कहीं वो सचमुच फाइल लेके न्यायालय तक नहीं चली जाए और पुलिस मुझ तक न पहुंच जाए। ये सब तुम्हारी गलती की वजह से हो रहा है। तुमको मेरी फाइल अपने घर में रखनी ही नहीं चाहिए थी। अब मुझे फाइल के चक्कर में तुम्हारी वाइफ को मरवाना पड़ेगा। याद रखो, अगर मैं फंसा तो साथ में तुम भी फंसोगे। अब रमन बोला, ठीक है मंत्री जी, अंजलि अभी मेरी कार लेके शहर की ओर गई है, लेकिन मेरी कार में पेट्रोल कम है, इसलिए उसकी कार बीच जंगल में ही रुक जाएगी। आप अपने आदमियों से कह के उसे जंगल में ही मरवा दो, लेकिन मेरे बेटे रोहन को कुछ मत करना। अब इधर जंगल में अंजलि की कार स्टार्ट नहीं हो रही थी क्योंकि उसका पेट्रोल खत्म हो चुका था और अंजलि को उस बात के बारे में कुछ पता नहीं था। रोहन अंजलि से बोला, माँ, अब कार स्टार्ट नहीं हो रही है, अब हम लोग क्या करेंगे? मुझे रात के अंधेरे में डर लग रहा है। अंजलि बोली, डरो मत रोहन, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। रोहन बोला, माँ, क्यों ना हम यहाँ किसी गाड़ी वाले से लिफ्ट मांग लें? अंजलि बोली, तुम्हारा आइडिया अच्छा है, लेकिन हो सकता है हम जिससे लिफ्ट मांगेंगे वो मंत्री का आदमी हो और वो हम दोनों को फाइल के चक्कर में मारने आया हो। हम लोग कैसे पता करेंगे कि जिससे हम लिफ्ट मांग रहे हैं वो अच्छा आदमी है या बुरा? अब रोहन बोला, माँ, तुम चिंता मत करो और मेरे साथ आगे चलो। इतना बोल के रोहन अपनी माँ का हाथ पकड़ के उसको आगे ले गया। अब आगे चलते चलते वो ऐसी जगह पहुंचे जहाँ उनको सड़क के किनारे एक बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लिखा था, कृपया गाड़ी धीरे चलाएं, आगे घना जंगल है। अंजलि बोली, रोहन, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? हमारी गाड़ी तो पीछे रह गई। अब रोहन ने माँ के सवाल का कोई उत्तर नहीं दिया और उसका बोर्ड उतार के नीचे रख दिया और माँ से पेन लेके उस पे हेल्प लिख दिया और साथ ही उसके नीचे फोन पे नंबर लिख दिया। अब अंजलि आश्चर्य से बोली, रोहन, तुम क्या पागल हो गए हो? तुमने ये बोर्ड उतार के नीचे रख दिया और ऊपर हेल्प लिख दिया जिससे कोई भी गाड़ी वाला हमारी हेल्प करने के लिए रुक जाए। लेकिन तुम क्या बेवकूफ़ हो? क्योंकि हमारी गाड़ी तो पीछे खड़ी है। अगर तुम हमारी गाड़ी पे हेल्प लिख देते तो कोई भी गाड़ी वाला वहाँ हमारी हेल्प करने के लिए रुक जाता। मुझे समझ नहीं आ रहा तुमने यहाँ के हेल्प क्यों लिखा। दोस्तों, पहली का पहला सवाल, रोहन ने यहाँ के हेल्प क्यों लिखा? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। रोहन बोला, माँ, मेरी बात ध्यान से सुनिए और समझिए। हम दोनों इस जंगल में फंस चुके हैं और हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। अब हमें किसी इंसान की मदद, हेल्प की आवश्यकता है। लेकिन अब यहाँ जो भी गाड़ी आएगी हमें ये नहीं पता होगा कि उसमें मंत्री के गुंडे हैं या कोई अच्छा आदमी। अब मेरी बात सुनो और समझो। अगर मैं अपनी कार पे जाके हेल्प लिखता तो दो बातें होती। नंबर 1, मंत्री के गुंडे अपनी कार पहचान कर रुक जाते और वहीं हम लोगों को मार देते।
नंबर 2, कोई अच्छा अनजान आदमी भी हमारी कार पे हेल्प देख के रुक जाता और हमें शहर तक छोड़ देता। इसलिए मैंने यहाँ के हेल्प लिखा है, क्योंकि अब हमारी कार पीछे रह गई है और मंत्री के गुंडे भी पीछे आएंगे तो हमारी कार वहीं पर देख के हमको वहीं खोजेंगे, वो यहाँ तक नहीं आएंगे। लेकिन कोई भी अच्छा इंसान वो हमारी कार देख के वहाँ नहीं रुकेगा, क्योंकि वो हमें नहीं जानता और वो कार चला के यहाँ तक आएगा और इस बोर्ड पे हेल्प देख के यहीं रुक जाएगा। इस तरह हमें पता चल जाएगा कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। अब अंजलि बोली, वेरी गुड रोहन, तुम भी अपने पापा की तरह बुद्धिमान हो। लेकिन अब मुझे ये बताओ, तुमने मेरा फ़ोन पे नंबर क्यों लिखा है? और कोई भी फ़ोन पे नंबर 10 अंकों का 10 डिजिट का होता है, लेकिन ये तो 8 अंकों का है, इसका क्या मतलब है? अब वो दोनों बातचीत कर रहे थे कि तभी जंगल में किसी गाड़ी के आने की आवाज़ सुनाई दी। अब रोहन बोला, माँ मैं आपको सब बता दूंगा, पहले यहाँ से चलो और जंगल में जाके छुपते हैं, लगता है यहाँ कोई गाड़ी आ रही है। इतना बोल के अंजलि और रोहन दोनों जंगल में जाके छुप गए। अब वो दोनों जंगल के अंदर पेड़ों के पीछे जाके छुप गए। वहां उन्होंने देखा एक गाड़ी उनके कार के पास आकर रुकी और उसमें से कुछ आदमी बाहर निकलकर अंजलि की कार को देखने लगे। अब रोहन बोला, माँ ये मंत्री जी के गुंडे हैं जो हमें यहाँ मारने आए हैं और हमें कार के अंदर खोज रहे हैं। आप अपना मोबाइल वाइब्रेट मोड पे कर लो, वरना मोबाइल की आवाज़ सुन के वो लोग यहाँ तक आ जाएंगे। इतना सुन के अंजलि ने अपना मोबाइल वाइब्रेट मोड पे कर लिया। अब अंजलि ने बंदूक निकाली और बोली, तुम डरो नहीं रोहन, शहर जाते समय तुम्हारे पापा ने मुझे ये बंदूक दी थी। अगर वो गुंडे यहाँ आए तो हम इस बंदूक से उनका मुकाबला कर सकते हैं। रोहन बोला, ठीक है माँ, लेकिन जब तक वो लोग यहाँ ना आए तब तक आप उन पर गोली मत चलाना, वरना उनको हमारी इस जगह का पता गोली की आवाज़ से चल जाएगा और वो हमें यहाँ ढूंढ लेंगे। अब वो लोग कुछ देर शांत छुपे रहे और गुंडों ने अंजलि की गाड़ी को गोली मार के डैमेज कर दिया और उनको जंगल के अंदर ढूंढने चले गए। अपराधियों को अंदर जाने के बाद उन लोगों को फिर से सड़क पे एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। वो गाड़ी अंजलि की गाड़ी से आगे निकलते हुए आगे जाके बोट पर जाके वो गाड़ी रुक गई और उसमें से एक आदमी बाहर आकर उस बोट को पढ़ने लगा। अंजलि बोली, रोहन वो आदमी बोट पे हेल्प देख के रुक गया, लेकिन वो हमारी मदद करने के लिए यहाँ कैसे आएगा? उसे कैसे पता चलेगा कि हम लोग यहाँ छुपे हुए हैं? तुमने मेरा फ़ोन पे मोबाइल नंबर पूरा 10 अंकों का नहीं डाला, वरना वो हमें कॉल लगा लेता। रोहन बोला, माँ चिंता मत करो, अब वो आदमी आपको कॉल लगाने वाला है। तभी कुछ देर बाद अंजलि का मोबाइल वाइब्रेट होने लगा। दोस्तों, पहली का दूसरा सवाल, रोहन ने तो बोर्ड पे 8 अंकों का मोबाइल नंबर लिखा था, लेकिन फिर भी उस आदमी ने अंजलि को कॉल कैसे लगाया? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। अब अंजलि ने फ़ोन उठाया। हेलो, कौन बोल रहा है? आदमी बोला, हेलो मैडम, मेरा नाम डीके है, मैं जंगल से शहर की तरफ जा रहा था, तभी बोर्ड पे हेल्प देख के रुक गया और नीचे आपका मोबाइल नंबर देख के आपको कॉल लगाया। अब अंजलि आश्चर्य से बोली, लेकिन उस बोर्ड पे मोबाइल नंबर केवल 8 अंकों का लिखा है, शुरू के 2 अंक तो लिखे ही नहीं है, फिर आपने मुझे फ़ोन कैसे लगाया? डीके बोला, मैडम मुझे भी 8 अंक का मोबाइल नंबर देख के कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ मोबाइल नंबर 10 अंक 10 डिजिट के होते हैं और प्रारंभ के नंबर 88, 87, 94 या 75 से स्टार्ट होते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तभी मैंने उस नंबर के आगे आईडी शब्द लिखा हुआ देखा। मैंने सोचा इस आईडी शब्द से भी अंक बनाए जा सकते हैं, अर्थात अंग्रेजी की एबीसीडी में इन लेटर को अलग अलग रखने पे आईडी से 94 नंबर बन रहा है। इस तरह मुझे आपके मोबाइल नंबर के पूरे 10 अंक मिल गए और मैंने आपको कॉल लगाया। बताइए आपको मुझसे क्या हेल्प चाहिए? अंजलि बोली, मेरा नाम अंजलि है, मैं अपने बेटे के साथ शहर जा रही थी, तभी अचानक जंगल में मेरी कार खराब हो गई और मुझे यहाँ जंगल में छिपना पड़ा। डीके बोला, लेकिन अंजलि मैडम आप जंगल में क्यों छुप रही हैं? आप मेरे पास यहाँ आ जाइए, मैं आप दोनों को शहर तक छोड़ दूंगा। अंजलि बोली, इस शहर के मंत्री के खिलाफ मेरे पास एक फाइल है जिसमें उसके सभी घोटालों का सबूत है। मुझे ये फाइल किसी भी तरह शहर न्यायालय तक लेके जानी है, लेकिन मंत्री के गुंडे मुझे इस जंगल में खोज रहे हैं, मैं बाहर नहीं आ सकती। मुझे तो तुम पे भी यकीन नहीं है, मुझे लगता है तुम भी मंत्री के भेजे गए गुंडे हो जो हमें यहाँ मारने आए हो। इतना बोलने के बाद अंजलि रोने लगी। डीके बोला, अंजलि मेरा यकीन करो,
मैं मंत्री का आदमी नहीं हूँ, मेरे पास आओ, मैं तुम दोनों को शहर तक छोड़ दूंगा। और अगर गुंडे हमारे पास आएंगे तो मेरे पास एक बंदूक भी है जिससे हम उनका मुकाबला कर सकते हैं। अब अंजलि बोली, बंदूक तो मेरे पास भी है, लेकिन तुम्हें मुझे यकीन दिलाना होगा कि तुम मंत्री के आदमी नहीं हो। डीके बोला, अंजलि बताओ मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं मंत्री का आदमी नहीं हूँ। अंजलि बोली, अभी अभी मंत्री के गुंडे मेरी सफ़ेद कार में गोलियां मारकर मुझे ढूंढने जंगल के अंदर गए हैं। मैं चाहती हूँ तुम भी अपनी बंदूक से उनकी गाड़ी के चारों टायर में गोली मार के पंचर कर दो, जिससे कि जब भी हम यहाँ से शहर की तरफ जाएं तो वो हमें ढूंढने के लिए शहर की तरफ ना जा पाएं। तब मुझे यकीन होगा कि तुम उन लोगों से मिले हुए नहीं हो। अब डीके ने ऐसा ही किया। वो धीरे धीरे पीछे अंजलि की कार के पास गया और उसने अपने बंदूक से अपराधी की गाड़ी के चारों टायर पंचर कर दिए। अपराधियों की कार पंचर करवाने के बाद अंजलि डीके से बोली, अब तुम कार के सामने वाले जंगल में आ जाओ, हम तुम्हें वहीं मिलेंगे। और कुछ देर बाद डीके अंजलि के पास पहुंच गया। अंजलि ने दूर से उस पर बंदूक तानी और बोली, डीके अपनी बंदूक वहीं पेड़ के पास फेंक दो और यहाँ मेरे पास चलकर आओ। डीके ने ऐसा ही किया। उसने अपनी बंदूक पेड़ के पास फेंक दी और अंजलि के पास चला गया। डीके बोला, और बताओ मैं तुम्हारे लिए ऐसा क्या करूं कि तुम्हें यकीन हो जाए कि मैं मंत्री का आदमी नहीं हूं। अंजलि बोली, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो डीके। दरअसल इस दुनिया में परखे बिना किसी इंसान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब मुझे तुम पे भरोसा है कि तुम मेरी मदद कर सकते हो। अब तुम चाहो तो मेरे पति रमन की बंदूक भी अपने पास रख सकते हो। रमन ने यह बंदूक मुझे मंत्री से बचने के लिए दी थी। डीके बोला, ठीक है, अब तुम जल्दी से अपने बेटे का हाथ पकड़ो और अपनी ये बंदूक मुझे दो और जल्दी से मेरे कार के पास चलो। हम लोग इन अपराधियों के वापस आने से पहले ही जंगल से निकल जाएंगे। अब डीके का कहना मान के अंजलि ने तुरंत अपनी बंदूक डीके को दे दी और उसने अपने बेटे रोहन का हाथ पकड़कर तीनों जंगल से बाहर कार की तरफ जाने लगे। तभी उन्होंने देखा कि सामने सड़क पर अपराधी फिर से वापस आ गए। वो तीनों वहीं पर रुक गए। अंजलि अपराधियों को देख के बोली, लगता है आज रात हम लोग जंगल के बाहर नहीं निकल पाएंगे। डीके बोला, अंजलि चुप रहो और कुछ देर का इंतजार करो, इनके जाने के बाद हम लोग अपनी कार तक पहुंच पाएंगे। अंजलि बोली, डीके अब तो हमारे पास 2 बंदूक हैं, अब हम लोग इन 4 अपराधियों का सामना कर सकते हैं। अब डीके बोला, अंजलि तुम्हारा पति रमन धोखेबाज है, वो भी मंत्री के साथ मिला हुआ है और तुम्हें मंत्री के हाथों मरवाना चाहता है। अंजलि चिल्लाकर बोली, डीके ये क्या बकवास कर रहे हो, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मेरा पति रमन धोखेबाज है। दोस्तों पहली का तीसरा सवाल, डीके ने अंजलि के पति को धोखेबाज क्यों बोला? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। डीके बोला, रमन की बंदूक भी मेरे जैसी बंदूक है, हम दोनों की बंदूक समान है, इसलिए जब तुमने मुझे अपनी बंदूक दी तो मुझे इस बंदूक का वजन अपनी बंदूक से कम लगा, मतलब तुम्हारी बंदूक खाली है। और तुमने मुझे बताया था कि ये बंदूक तुम्हें रमन ने तुम्हारी सुरक्षा के लिए दी है, अर्थात तुम्हारे पति रमन ने तुम्हें जानबूझ के खाली बंदूक दी जिससे कि मंत्री के अपराधी तुम्हें आसानी से मार के ये फाइल ले जा सकें। और रमन ने ही गाड़ी के अंदर कुछ ऐसा किया होगा कि तुम्हारी गाड़ी बीच जंगल में खराब हो गई। अब वो दोनों बातचीत कर रहे थे, तभी अंजलि के मोबाइल पर रमन का फोन आ गया। डीके बोला, अंजलि अगर तुम्हें रमन की सच्चाई के बारे में पता करना है तो रमन को मेरे बारे में कुछ मत बताना। अब अंजलि ने फोन उठाया और रमन बोला, अंजलि तुम कहाँ तक पहुंची? रास्ते में तुम्हें कोई समस्या तो नहीं आई? कोई व्यक्ति तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा? मुझे बताओ, मैं वहाँ आ जाता हूँ, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। अब अंजलि बोली, रमन मैं अभी जंगल में हूँ, तुम्हारी कार खराब हो चुकी है, जंगल में अपराधी हमारी तलाश कर रहे हैं और हम लोग अकेले जंगल में छुपे हुए हैं। रमन बोला, ओके मैं जंगल आ रहा हूँ, मुझे बताओ तुम जंगल में किस तरफ छुपे हुए हो? अब अंजलि बोली, पहले तुम यहाँ आ जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें फ़ोन करके अपने पास बुला लूँगी। इतना बोल के अंजलि ने फ़ोन काट दिया। अब उधर अंजलि के घर पे मंत्री बोला, रमन तुम्हारी वाइफ तो बहुत चालाक है, वो जंगल में कहाँ छुपी हुई है उसने हमें अभी तक नहीं बताया। अगर ये पता चल जाए कि वो इस समय जंगल में कहाँ है तो मेरे आदमी अभी उसे जाके गोली मारकर वो फाइल हासिल कर सकते हैं। रमन बोला, लगता है अंजलि को मुझे ही जंगल में जाके मारना होगा। मंत्री जी आप भी मेरे साथ चलो, लेकिन आप जंगल में कार से बाहर मत आना, वरना अंजलि आपको मेरे साथ देख के सब समझ जाएगी। इतना बोल के वो दोनों जंगल के लिए चले गए।
अब इधर डी के अंजलि से बोला, अंजलि तुम्हें लगता है तुम्हारा पति अच्छा इंसान है और वो तुम्हें यहाँ बचाने के लिए आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है वो यहाँ तुम्हें मारने और इस फाइल को हासिल करने के लिए आ रहा है। अगर तुम्हें रमन की सच्चाई के बारे में जानना है तो इस फाइल को कुछ देर के लिए मुझे दो और मैं उधर जाके पेड़ के पीछे छुप जाता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। अब अंजलि ने डीके की बात मान ली और उसे फाइल दे दी, जैसे लेके डीके पेड़ के पीछे छुप गया। अब कुछ देर बाद जंगल में फिर से एक कार आकर रुकी। अंजलि ने देखा उसमें से रमन बाहर आया और उसने अंजलि को फ़ोन लगाया। अंजलि मैं तुम्हारी कार के पास आ गया हूँ, बताओ तुम कहाँ हो। अंजलि बोली कार के सामने वाले जंगल में आ जाओ। कुछ देर बाद रमन अंजलि के सामने आ गया। रमन बोला, अंजलि मंत्री जी की फाइल कहाँ है। अंजलि बोली, रमन वो फाइल मुझसे जंगल में कहीं खो गई, चलो अब हम तुम्हारी कार में शहर चलते हैं। अब रमन ने बंदूक निकाली और अंजलि पर तानते हुए बोला, तुम क्या मुझे बेवकूफ़ समझती हो। वो फाइल तुमने उस आदमी को दे दी जो तुम्हारी मदद कर रहा है, बताओ कहाँ है वो आदमी। अब अंजलि सहम कर बोली, तुम्हें कैसे पता कि मेरे साथ कोई आदमी है। दोस्तों पहली का चौथा सवाल, रमन को कैसे पता चला कि अंजलि कोई मदद कर रहा है। अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। रमन बोला, जब तुम शहर आ रही थी उस समय मैंने तुम्हें अपनी खाली बंदूक दी जिससे कि मंत्री के आदमी तुम्हें आसानी से मार सकें, लेकिन कुछ देर बाद तुम जंगल के अंदर गायब हो गई और मंत्री के आदमी की गाड़ी पर किसी ने बंदूक से गोलियां चलाई। अर्थात तुम्हारे साथ कोई है जिसके पास बंदूक है, उसने ही गुंडों की गाड़ी पंचर की है। बताओ कहाँ है वो आदमी। अगर वो मेरे सामने नहीं आया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। इतना सुनते ही डीके वहां अपनी बंदूक लेके पहुंच गया। अब रमन और डीके आमने सामने अपनी अपनी बंदूक लेके खड़े थे। रमन बोला, तूने मेरी वाइफ की मदद करके बहुत बड़ी गलती की है, अब मेरी वाइफ के साथ साथ तुझे भी मरना होगा। अब इधर पीछे से धीरे से अंजलि वहां से भाग गई। डीके हंसकर बोला, ध्यान से देख, अंजलि भाग गई। अब केवल तू मुझे गोली मार सकता है और मैं तुझे गोली मार सकता हूँ, लेकिन दोनों कंडीशन में तेरा मंत्री नहीं बच पाएगा। अंजलि शहर जाके पुलिस को सब बता देगी। वो दोनों बातचीत कर रहे थे, तभी वहाँ मंत्री भी बंदूक लेके पहुंच गया। मंत्री बोला, मुझे अंजलि नहीं ये फाइल चाहिए। अंजलि इस फाइल के बिना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रमन जल्दी से इसे गोली मारो, उसके बाद हमें अंजलि को भी ढूंढ के मारना है। अब रमन हंसकर बोला, अब तेरी बंदूक में केवल 2 गोली बची हैं, क्योंकि 6 गोली में से 4 गोली तूने गाड़ी के टायर पंचर कर दिए, इसलिए अब तेरी बंदूक में केवल 2 गोली बची होंगी। और अब तू उस कंडीशन में फंस गया क्योंकि हम दोनों में किसी एक को गोली मार सकता है। अगर तूने मंत्री जी को गोली मारी तो मैं तुझे गोली मार दूंगा, और अगर तूने मुझे गोली मारी तो मंत्री जी तुझे गोली मार देंगे। तेरा मरना तय है, अब तू बच नहीं सकता। अब डीके रमन से बोला, 5 तक गिनती गिन, फिर देख कौन किसको मारता है। दोस्तों पहले का 5वां सवाल, अब कौन किसे मारेगा। अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। दोस्तों 5 तक गिनती गिनने के बाद रमन और मंत्री गोली खा के वहां गिर गए और डीके अंजलि और रोहन को लेके वहां से भाग गया। दरअसल डीके की बंदूक में 6 गोलियां थी, जिसमें से 4 गोली उसने गाड़ी के टायर में चलाई थी। अब डीके की बंदूक में केवल 2 गोलियां बची थी और रमन और डीके की बंदूक एक जैसी थी, इसलिए डीके ने अपनी एक गोली अंजलि को उसकी आत्मरक्षा के लिए दे दी और एक गोली उसने अपने बंदूक में बचा ली। अब 5 तक गिनती गिनने के बाद डीके ने मंत्री जी को गोली मारी और पेड़ के पीछे छुपी अंजलि ने रमन को गोली मारी। इस तरह दोनों वहां से भाग गए। दोस्तों कैसी लगी आपको ये जोरदार दिमागी पहेली। पहेली अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और ऐसी ही पहेलियाँ देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।